एंड आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 23 ऑफ NIOS क्लास 12th इंग्लिश जो है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी दो इंफॉर्मेटिव शॉर्ट टेक्स्ट हैं जिनके हम क्वेश्चंस करेंगे उनको पढ़ने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है राजमणि। राजमणि की एक केस हिस्ट्री पहले आप समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एक और पैसेज है छोटा सा जिसमें हम उसके बारे में जानेंगे कि उसकी बीमारी कैसे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, किस कैसे उससे बचा जा सकता है। तो केस हिस्ट्री का मतलब है बीमारी आदि से संबंधित विवरण। वैसे केस हिस्ट्री किसी भी चीज़ की हिस्ट्री हो सकती है, किसी भी केस की, किसी भी जो भी केस चल रहा है, मतलब वो पुलिस केस भी हो सकता है, वो एक बीमारी का केस भी हो सकता है, वो एक लीगल केस भी हो सकता है। उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, उसको हम केस हिस्ट्री कहते हैं। राजमणि इज अ यंग बॉय ऑफ 12 years। राजमणि एक छोटा सा बच्चा है 12 साल का। ही कम्स फ्रॉम अ विलेज इन तमिलनाडु। वो तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुआ। हिज फादर इज डेड। उसके पिता मर चुके हैं। राजमणि डिसकंटिन्यूड हिज एजुकेशन आफ्टर क्लास 6 टू हेल्प हिज मदर इन रनिंग अ टी शॉप। फादर की मृत्यु के बाद, फादर की डेथ के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, डिसकंटिन्यू कर दी, मतलब बंद कर दी 6th क्लास के बाद, ताकि वो अपनी माँ का हाथ बटा सके एक चाय की दुकान चलाने में। ही हैज़ 2 elder brothers। उसके 2 बड़े भाई हैं और 2 बड़ी बहनें हैं। एंड 2 elder sisters। एल्डर मतलब बड़ा। अबाउट 6 months अगो, करीब 6 महीने पहले। अबाउट मतलब करीब, मतलब करीब करीब, नॉट एग्जैक्टली बट करीब करीब 6 महीने पहले उसको एक आई इन्फेक्शन हुआ। ही डेवलप्ड एन आई इन्फेक्शन। आंख का संक्रमण, इन्फेक्शन हो गया जो फैल रहा था। फॉर विच ही सॉट मेडिकल अटेंशन। तो उसके लिए उसने कुछ चिकित्सा देखभाल की, कुछ देखी और उसको कुछ चिकित्सा मिली भी। उसको कुछ इंट्रामस्कुलर, कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए आंख के पास जो मांसपेशियों में लगते हैं, यानी कि अंतः पेशियां, यानी कि मस्कुलर, मस्कुलर मतलब मसल्स के बीच में लगते हैं कुछ इंजेक्शंस, तो वो लगे। उस अवधि के दौरान, उस ट्रीटमेंट की कोर्स में उसको एक फोड़ा हो गया इंजेक्शन की साइड पर। जहां पर इंजेक्शन लगता था वहां पर उसको एक छोटा सा फोड़ा हो गया, वो डेवलप हो गया। और कुछ महीनों के बाद, अ कपल ऑफ मंथ्स लेटर, ही गॉट अ पिंपल ऑन हिज नोज विच रिमेन्ड फॉर सेवरल वीक्स। तो उसके उस फोड़े के बाद उसको एक छोटा सी फुंसी हो गई, एक छोटा सा पिंपल निकल आया नाक पर, जो कि काफी हफ्तों तक, सेवरल मतलब बहुत सारे हफ्तों तक रहा। और फिर वो ही फुंसी एक सेप्टिसेमिया, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में उसके इन्फेक्शन हो गया जो उसके पूरे चेहरे के ऊपर फैल गया। स्प्रेड मतलब फैल गया। इसके साथ साथ उसको टांगों पर घाव भी होने लगे, लेजन्स होने लगे। मीनवाइल मतलब उस दौरान। और अब वो टीबी यानी कि तपेदिक की बीमारी से भी जूझ रहा था, अलोंग विद गेटिंग इल विद टीबी। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स उस बच्चे को हो गई थी। अब वो बच्चा चेन्नई आया अपनी फैमिली के साथ ट्रीटमेंट के लिए। व्हेन ही केम टू ट्रीटमेंट टू चेन्नई with his family, he was referred to the skin department of the government general hospital। तो जब वो अपने इलाज के लिए चेन्नई आया अपनी परिवार के साथ, उसको भेजा गया, रेफर किया गया स्किन डिपार्टमेंट, यानी जो चमड़ी डिपार्टमेंट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं गवर्नमेंट के जनरल हॉस्पिटल में। उसका जो ब्लड था वो HIV पॉजिटिव, यानी कि एड्स, उसे टेस्ट कर लिया गया। जो HIV का वायरस होता है उसका टेस्ट किया गया और ही वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव। उसका पॉजिटिव टेस्ट निकला। इस बात से पता चलता है कि ये जो इंजेक्शन उसको लग रहे थे आंख में इन्फेक्शन होने के कारण, वो जो इन्फेक्शन थे, वो जो इंजेक्शंस थे, सॉरी, उससे उसमें थे कंटामिनेटेड नीडल्स, यानी कि वो ढंग से साफ नहीं थे। हो सकता है वो यूज्ड हो, रीयूज्ड हो, या फिर उनमें जो जो भी दवा हो, कुछ ना कुछ कंटामिनेशन था। और उससे ही, वो ही एक संभावित का कारण था उसके HIV इन्फेक्शन का।
तो उस बच्चे को जब HIV पॉजिटिव हुआ तो उससे उसके निरीक्षण से पता चला कि उस बच्चे को कंटामिनेटेड यानी कि दूषित सिरिंज, दूषित सुइयों से उसको इंजेक्शन दिया गया है. ही हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू एड्स येट. अभी उसको एड्स जैसी जानलेवा बीमारी नहीं हुई है. एड्स मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है. बीमारियों से लड़ने की जो हमारी शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है. लेकिन तो अभी तक वो एड्स तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ HIV आ चुका है. HIV जो वायरस होता है उसकी बॉडी में आ चुका है और पिछले 2 महीने से उसका इलाज चल रहा है. किस चीज़ का? सेप्टिसेमिया. तो सेप्टिसेमिया को अगर नहीं इलाज किया जाए ढंग से तो वो एड्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है. सेप्टिसेमिया, स्किन लेजन और टीबी, इन तीनों बीमारियों का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है चेन्नई के हॉस्पिटल में. और अब देखा जा रहा है कि वो उसका जो इलाज है वो ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल. मतलब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ट्रीटमेंट उसको लग रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि उसकी डिस्चार्ज भी हो जाएगा, उसको छुट्टी मिल जाएगी जल्दी ही. शॉर्टली मतलब जल्दी ही. This is a very sad case in point of infection through unsterilized needles and syringes which could have been easily avoided. ये एक अत्यंत दुख भरा केस है इस इन्फेक्शन का जो कि असंक्रमित यानी कि अनस्टेरिलाइज्ड नीडल्स यूज़ किए जा सकते थे. बिना संक्रमण के नीडल्स यूज़ किए जा सकते थे. नॉन कंटेमिनेटेड जो कि ख़राब ना हो, गंदे ना हो, उनको यूज़ किया जा सकता था ताकि ये जो वायरस उस बच्चे में आ गया वो अवॉइड, उससे बचा जा सके. तो ये बहुत सैड स्टेट है. जो बच्चे की अपनी गलती भी नहीं थी लेकिन तब भी वो बेचारा फंस गया. बट हाँ, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएगा. क्वेश्चंस देखते हैं. 23.1 राजमणि की जो केस हिस्ट्री है उसका एक फ्लो चार्ट दे रखा है. तो देखते हैं. राजमणि को पहले आई इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ही वॉज गिवन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए गए. ट्रीटमेंट से क्या हुआ? ही एक एब्सेस हुआ इंजेक्शन साइट पर. इंजेक्शन साइट मतलब जहाँ पर इंजेक्शन लगता था वहाँ पर एक उसको फोड़ा निकला, पिंपल निकला नोज पर. स्किन लेजन्स हुए लेग्स पर, टांगों पर स्किन के घाव होने लगे और वो टीबी से भी संक्रमित हो गया. ब्लड टेस्ट किया गया HIV का और ही वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव और उसको पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली वो हो गया. कॉज क्या था? कंटैमिनेटेड नीडल्स या सिरिंजेस. ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स ये क्वेश्चन आपका जब एग्जाम करते हैं तो उसमें ज़रूर आता है. ट्राई टू ऑब्टेन, लेना, सॉट. सोलन एंड इन्फेक्टेड एरिया, एब्सेस. डैमेज टू स्किन, इन्फेक्शन. डर्टीड, कंटैमिनेटेड. अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट पर जो कि सेक्शन 2 है, जो कि इस एड्स जैसी बीमारी के सॉल्यूशंस या उससे बचाव के फैक्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे. फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, एक ऐसे ऐसे विकल्प ढूंढेंगे जिनसे इस बड़ी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके. ऐसी प्रॉब्लम जो कि मेडिकल कम्युनिटी, जो कि जितनी भी चिकित्सा का संघ है, कम्युनिटी है, उनकी नाक में दम कर रखा है जब से एड्स और HIV का डिस्कवरी हुई है, जब से पता लगा है कि एड्स इतनी जानलेवा बीमारी है. चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ समाधानों के बारे में. अब ये जो कहानी है, ये कहानी आपको लेकर जाती है साउथ अफ्रीका. A theatre troupe in Seshego Township near Petersburg, South Africa, uses theatre to educate the public about HIV/AIDS. एक थिएटर की मंडली है. थिएटर मतलब जो नाटक करते हैं उनकी एक मंडली है. उनकी बस्ती का नाम है सिशेगो, जो कि पीटर्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है. वो एक्टिंग को यूज़ करते हैं ताकि लोगों को एजुकेट करें, उनको समझा सके HIV और एड्स के बारे में. और उनकी थिएटर ट्रूप का नाम है फकामा. फकामा का मतलब है राइज, स्टैंड अप. तो फकामा हो सकता है साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में कहते हो उठो, खड़े हो.
वो ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं हर जगह, थ्रू आउट द टाउनशिप, पूरी बस्ती में घूमते रहते हैं, ब्रिंगिंग इट्स मैसेज टू द लोकल पॉपुलेशन। अपना जो मैसेज है, उनका जो सीख है, वो सिखाना क्या चाहते हैं पूरी लोकल पॉपुलेशन को, वहाँ की आम जनता जो रहती है, एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। और वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ इसमें भागीदार बने। This is one of the many AIDS education has this is one of the many ways AIDS education has diversified to reach a wider audience and help stop the epidemic spread of the disease. तो ये बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है. This is one of the many ways AIDS education डाइवर्सिफाई, मतलब डाइवर्सिफाई मतलब हर तरह की जगह पर, हर तरह की ऑडियंस पर की तरफ पहुंचकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको अवेयर करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, ताकि ये जो महामारी है, इसका जो फैलाव है, ये कम किया जा सके, रोका जा सके. अदर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन हैव बीन सॉट. अदर मेथड्स भी हैं, दूसरे और तरीके भी हैं इसकी रोकथाम के. Because creating a vaccine or even providing treatment for a disease that is constantly mutating and becoming resistant to drugs may take many more years. उसके लिए प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है, उसका बचाव, उसकी रोकथाम, उससे बचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस भयंकर बीमारी की टीका बनाना, उसकी इलाज का एक वैक्सीन बनाना, दवा बनाना, या फिर उसके ट्रीटमेंट, उसका जो इलाज है, उसके तरीके उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस है, वो अपना रूप बदलता रहता है, म्यूटेट होता रहता है. म्यूटेट होना मतलब वायरस बदलता रहता है. जैसे आपने सुना होगा कोविड वायरस है, कोविड वायरस के भी अलग अलग वेरिएंट्स आ गए, वो म्यूटेट होता जा रहा है, अपना रूप बदलता जा रहा है, और वो प्रतिरोधक बन जा रहा है. जितनी भी दवाइयाँ आ रही है, रेसिस्टेंट हो जा रहा है. तो एक दवाई आई, उससे ठीक नहीं हो रहा, अगली दवाई आई, उससे भी ठीक नहीं हो रहा. दैट मीन्स वो एक रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है उन मेडिसिन के लिए, राइट. तो जो अगला वेरिएंट आता है, वो और ज़्यादा मुश्किल होता है, और ज़्यादा भयानक होता है. ठीक है. नाउ द यूनाइटेड नेशन, तो इसीलिए, क्योंकि उसका वैक्सीन बना पाना, उसका ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो म्यूटेट हो रहा है और रेसिस्टेंट हो रहा है, इसीलिए जो बेहतर चीज़ है वो है प्रिवेंशन. हम खुद अपने आप को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके. द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, एक अंग है जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, जो कि कल्चरल, साइंटिफिक और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. उसने एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया है एड्स से लड़ने के लिए. हैज़ चोजन टू टेक अ डिफरेंट, अलग अप्रोच, दृष्टिकोण इन द फाइट अगेंस्ट एड्स. तो एड्स के खिलाफ जो जंग है, बाय यूजिंग एजुकेशन, एजुकेशन को यूज करके उससे फाइट करना है, ना कि मेडिसिन टू स्टॉप इट स्प्रेड. मतलब शिक्षा को अपना एक हथियार बनाना है, ना कि उसकी दवा को. तो यूनेस्को की जो स्ट्रैटेजी थी, उसकी जो रणनीति थी, एड्स की निवारक, यानी कि एड्स की प्रिवेंटिव एजुकेशन कहती है कि इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ऑन सोसाइटी कुड बी रिड्यूस्ड बाय बैटलिंग कॉम्प्लेसेंसी, एडवांसिंग कमिटमेंट एंड इम्प्रूविंग केयर. तो इस चीज़ से हम तभी लड़ सकते हैं, इसका प्रभाव, इस बीमारी का प्रभाव हम समाज पर कब तभी कम कर सकते हैं, जब हम जोश और जुनून के साथ काम करें, आगे बढ़ें, कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, कि हम दृढ़ रहें कि हाँ, अब तो करना ही करना है, और हाँ, सुधार और सावधानी भी साथ साथ रखें. ठीक है. इट हैज़ क्रिएटेड अ 5-part स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन एडवोकेसी एट ऑल लेवल्स. उसने एक 5 पार्ट्स की एक रणनीति तैयार करी है, जिसमें हर जगह इसका समर्थन है, हर लेवल पर इसका समर्थन है, एडवोकेसी है. वो है पहला, कस्टमाइजिंग द मैसेज फॉर वेरियस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स. तो पहली बात, अलग अलग जो आर्थिक सामाजिक ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उनके अकॉर्डिंग उसको अनुकूलित करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, कि जैसे वो रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करते हैं, रिस्क बिहेवियर को चेंज करते हैं.
जो जोखिम भरा व्यवहार है, जैसे अब इसी बच्चे के केस में, राजमणि के केस में जो जो चूक हुई वो क्या हुई कि अनस्टेरिलाइज्ड उसने नीडल्स ले ली। तो ऐसे रिस्क बिहेवियर को चेंज करना है। ठीक है। वल्नरेबिलिटी, जो असुरक्षित हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको बीमारी जल्दी से लग जाती है, तो उनका ख्याल रखना है। केयरिंग करनी है इन्फेक्टेड के लिए, जो इन्फेक्ट हो गए हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है, और जो प्रभावित हैं इससे, उनका ख्याल कैसे रखना है। एंड कोपिंग, कोपिंग विद मतलब सामना करना। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट ऑफ एड्स ऑन सोसाइटी, जो संस्थागत प्रभाव है एड्स का सोसाइटी पर, उसको हैंडल करना है। तो ये पहला, कस्टमाइज करना है मैसेज को। चेंजिंग द रिस्क बिहेवियर, नंबर 2, vulnerability, caring for the infected and affected, coping with institutional impact and on society। अब इसका जो गंभीर घटक क्या है, क्रिटिकल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो है renewed and effective strategy for preventive education is massive, unfailing, unrelenting advocacy at all levels and support of political authorities at the highest national level according to यूनेस्को। यूनेस्को कहता है अगर इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव होना है, अगर इसको असरदार होना है, तो इसके लिए हमें एक बहुत ज़बरदस्त समर्थन चाहिए, एडवोकेसी चाहिए हर लेवल पर। चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कंट्री हो, हर जगह हमें एक उसका एक सपोर्ट चाहिए, जो कि विशाल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, अचूक है, जो फेल ही नहीं हो सकता, बहुत सख्त है, कठोर है, और उसको राजनीतिक सहयोग भी प्राप्त है। राजनीतिक सहयोग हाईएस्ट नेशनल लेवल, यानी कि केंद्र सरकार का उसे सहयोग प्राप्त है। तभी इस बीमारी से हम जूझ सकते हैं, तभी इस बीमारी को हम हरा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, टू अचीव दिस, ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के लोग, स्टार्टिंग विद दोज मोस्ट एट रिस्क, जो कि सबसे ज्यादा खतरे में हैं, उनसे शुरुआत करते हुए उनको उन तक पहुंचना होगा। मस्ट बी रीच्ड, उन तक पहुंचना होगा। किस तरह? कल्चरली अप्रोप्रिएट तरीके से। ऐसे नहीं कि ऐसे ही उनसे बात करी, नहीं, उनसे सांस्कृतिक और सही ढंग से उनको अप्रोच करना है, और उनके लिए प्रिवेंटिव एजुकेशन भी लानी है, ताकि ऐसी चीज़ जिससे वो बच सके, ऐसी शिक्षा जिसको वो अपना सकें और इस बीमारी से लड़ सकें। मस्ट बी इंटर कनेक्टेड विद लोकल वे ऑफ लाइफ, और उनकी जो आम जिंदगी है उसके अंदर उसका इंटर कनेक्शन, उसको मिला देना है, मिंगल कर देना है, ताकि उनकी लाइफ से जुड़ जाए वो एजुकेशन। Uneven distribution of knowledge is the main factor in the uneven distribution of infection rates worldwide, क्योंकि ज़्यादा लोगों में इस तरह की नॉलेज ढंग से नहीं बांटी गई है, जो नॉलेज का वितरण है वो ढंग से नहीं हुआ है, इसीलिए इन्फेक्शन रेट्स भी इधर उधर अनइवन हैं, असमतल हैं। इसको समझना, इसको इसका मूल्यांकन करना प्रिवेंशन का बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, अप्रिसिएशन यानी कि इसका मूल्यांकन या अभिमूल्यन बहुत सारे सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी की उम्र, एज, उसका लिंग यानी जेंडर, उसकी शिक्षा यानी एजुकेशन लेवल, उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, उसके धार्मिक विश्वास यानी कि रिलीजियस बिलीफ्स। इन सब फैक्टर्स पर उसकी समझ और उसका मूल्यांकन प्रिवेंशन का डिपेंड करता है। तो इस मैसेज को हमें अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग टेलर करना पड़ेगा, उनके अनुरूप उसको ढालना पड़ेगा, ताकि वो लोग भी इसको यूज़ कर सकें, वो लोग समर्थ हो सकें इसको समझने के लिए, और इस मैसेज को आगे पास ऑन करने के लिए, लोगों को तक पहुंचाने के लिए। यूनेस्को मानता है, बिलीव करता है कि इस इंफॉर्मेशन का प्रसार, इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, मतलब आगे पहुंचाना, लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, कि लोगों को पता चले कि एड्स बॉडी को करता क्या है, उनको ये समझने में हेल्प करेगा। जैसे आपको याद होगा, पहले एक ऐड आता था टीवी पर कि एड्स छूने से नहीं फैलता। किस चीज़ से फैलता है? असंक्रमित चीज़ों का उपयोग करने से। ठीक है, तो उसको एड्स से नफरत करनी चाहिए, जिसको एड्स हुआ है उससे नहीं। राइट? तो इतने सारे मिसकंसेप्शन है, इतनी सारी गलत धारणाएं हैं, जिनको
कम करने की, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम सब एकजुट होकर इसको कम करने के लिए कोशिश करें। और हम उन लोगों के लिए जो असुरक्षित हैं, जिन जो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं, उनके लिए हम तभी इस रिस्क को कम कर सकते हैं। However, it is important not to have negative campaigns. तो ये बहुत ज़रूरी है कि नकारात्मक अभियान हम ना चलाएं, जैसे इसको एड्स है इससे दूर रहो, इसको एड्स हो गया इसको नौकरी से निकाल दो, नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे दोषारोपण होगा और भेदभाव की भावना जन्म लेगी, स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे, कि हम उससे डरने लगेंगे, टैबू हो जाएंगे, कि हम डर जाएंगे और हम भेदभाव करने लगेंगे एड्स संक्रमित लोगों से। तो ये करना बिल्कुल गलत है। AIDS can be prevented if children and young people learn how the virus spreads and do not participate in risky behavior. बार बार रिस्की बिहेवियर कहा जा रहा है कि इस तरह के जो रिस्की काम हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है, उन चीज़ों में हम पार्टिसिपेट, उनमें हम काम ना करें। ठीक है, खासकर बच्चे और यंग लोग इसको सीखें ताकि वायरस जो है इसका HIV का, वो कम से कम फैले। कोई इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन की इतनी बड़ी एबिलिटी, इतनी सक्षमता नहीं है कि वो सारे पहलुओं के ऊपर काम करे कम्युनिटी के, दैन स्कूल्स। बिकॉज स्कूल्स जो हैं वो हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं जो कि 10 से 25 साल की उम्र तक है, जहां पर सबसे ज़्यादा नए इन्फेक्शंस होने का खतरा मंडराता रहता है और होते भी हैं। तो स्कूल एक सबसे बेहतर जगह है जहां पर इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है, यंग लोगों को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं इस बीमारी के को लेकर। ठीक है, तो उनको सीख दी जाए, उनको समझाया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो अपने आगे फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेट कर सके। आप पढ़ने के साथ साथ नई नई वोकैबलरी भी जान रहे हैं, तो अगर आप सचमुच में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी। मूविंग फॉरवर्ड, केयरिंग फॉर बोथ द इन्फेक्टेड एंड अफेक्टेड हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, बोथ जो कि संक्रमित हैं और जो प्रभावित हैं, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पर, पूरी दुनिया की जो आबादी है उस पर। एड्स कुड अंडरमाइन ऑल हेल्थ सर्विसेज, educational institutions and public services, making it increasingly difficult to maintain government and stability because of the loss of human capital. एड्स जो है हर तरह की हेल्थ सर्विस को दुर्बल कर देता है, कमज़ोर बना देता है। जो हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज मिलती हैं, शिक्षा से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनको इतना मुश्किल बना देता है कि गवर्नमेंट उनको मेंटेन करना, बनाए रखना और स्टेबल रखना, स्थिर रखना मुश्किल कर देता है। क्योंकि ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हैं? ह्यूमन कैपिटल से, मानव पूंजी से। तो जब ह्यूमन कैपिटल ही बीमार हो जाएगी, उसी को एड्स हो जाएगा, तो ये सब काम कौन करेगा? तो एज यूनेस्को स्टेटेड, जैसा कि यूनेस्को ने कहा कि क्रिटिकल टास्क क्या है? प्रोटेक्ट द कोर फंक्शंस, कि महत्वपूर्ण कार्य ये है कि बचा कर रखें अपने मूलभूत कार्य जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में है, ताकि हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है अपनी सोसाइटी को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल संस्थानों को, ताकि ये जो एड्स का हमला है इंसानों पर, ये इंसान सारे इसी चीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हमें एड्स से बचाना है तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि हम इसको बचा कर रखें। बाय यूजिंग एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा की मदद से हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर भरोसा रखें ताकि कि दवाइयाँ इसको ट्रीट करेंगी। नहीं, हमें एजुकेशन का सहारा लेना चाहिए। यूनेस्को ने इस जिम्मेदारी को दिया है सरकारों को, एजुकेशन प्रणाली को, एजुकेशन सिस्टम्स को, और लोगों को भी दी है कि भाई अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इससे कैसे जूझते हो। सिर्फ इसी कमिटमेंट, इसी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो रणनीति है, ये हमें एक अवसर देगी, एक अपॉर्चुनिटी देगी कई जानों को बचाने का, और एड्स का जो प्रभाव है उस प्रभाव को कम करने का, लेसन करने का सोसाइटी। ठीक, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं।
थिएटर ग्रुप कौन सा था जो एड्स का काम करता है? फकामा। यूनेस्को कैसे लड़ रही है? बाय एजुकेटिंग पीपल। टू मेन पॉइंट्स ऑफ यूनेस्को: बैटलिंग कॉम्प्लेसेंसी एंड एडवांसिंग कमिटमेंट्स। स्कूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो 10 से 25 साल के लोगों को केटर करते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल एड्स? क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल को बचाना चाहते हैं। चलिए, लास्ट पैरा में हमने करे थे सिनोनिम्स, इसमें हम करेंगे एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स। लेट्स स्टार्ट। नैरो का उल्टा है वाइडर, कंटेन, एडवांस, नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, enlarge, listen, neglect, protect. And with this, we have completed the questions and this passage. I will come up with the next lesson in the next video. Till then, stay tuned. Do subscribe to my channel. Do share it with your friends and family members who are learning in the NIOS class 12th, now who are learning English. And stay safe. Bye bye.